अब बात, चलो देखो भाई, पोटेशियम तक हमने पढ़ लिया था। अब बात करते हैं अपन किसकी, कैल्शियम की। कैल्शियम में बात कर लें सबसे पहले तो मेजर सोर्स की। कैल्शियम का मेजर सोर्स क्या है, डोलोमाइट, नाम सुना है आप लोगों ने, डोलोमाइट कैल्शियम का एक तो मेजर सोर्स डोलोमाइट, एक और है कैल्साइट। ठीक है, आईएमपी लगा लो, ये कैल्शियम के मेजर सोर्स है, डोलोमाइट और कैल्साइट। अब देखो यहां पर आपने सुना एक पैक्टिन, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा पैक्टिन। ये जो कैल्शियम है ना वो इस पैक्टिन के साथ मिलकर के बनाता है कैल्शियम पैक्टेट। क्या बनाता है, कैल्शियम पैक्टेट। और इस कैल्शियम पैक्टेट से क्या बनती है, मिडिल लैमेला। इससे बनती है क्या, मिडिल लैमेला। और मिडिल लैमेला क्या है, सेल वॉल है, सेल वॉल का पार्ट है। यानी कि सिंपल सा हम ये कहें कि कैल्शियम से सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, एक्चुअली मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन होता है। ये कैल्शियम पैक्टिन के साथ मिलकर के मिडिल लैमेला बनाता है। इसके अलावा और भी है, कैल्शियम आपका माइटोसिस में इन्वॉल्व है, मतलब कि सेल डिवीजन में इन्वॉल्व है। ठीक है, इसके अलावा ये सेल का इलोंगेशन भी करवाता है, सेल के साइज को भी बड़ा करता है, सेल इलोंगेशन में भी ये इन्वॉल्व है। इसके अलावा इस पर आईएमपी लगाना जो मैं लिखा रहा हूं, क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है ना उसको स्टेबल करने में या उसको मेंटेन करने के लिए भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। मेंटेन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट यहां पर होती है। यानी कि इसके अलावा रूट के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है उसको भी मेंटेन करता है, या कह सकते हैं उसको एनहेंस करता है, इंक्रीज दी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी ऑफ द रूट। ठीक है, इसमें ये ऊपर वाला जरूर याद रखना, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर वाला। अब बात करें इसकी डेफिशिएंसी की, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगा तो क्या क्या होगा भाई। अब देखो कैल्शियम की डेफिशिएंसी बताया तो भाई, कैल्शियम और बोरोन ये दो हैं जो पूरी तरह से कैसे इमोबाइल है। यानी कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी कहाँ नजर आएगी, सबसे ऊपर वाले पोर्शन पर, टॉप पर। यानी इसकी जो डेफिशिएंसी है वो कहाँ नजर आएगी आपको, अपीयर ऑन दी मेरिस्टेम पार्ट, मेरिस्टेम या कहें अपन टॉप पोर्शन, क्योंकि मेरिस्टेम कहाँ पर होती है, टर्मिनल पोर्शन पर ही होती है, टॉप पोर्शन ऑफ द प्लांट, वहां पर इसकी डेफिशिएंसी जो है वो हमको नजर आएगी। यानी कि जो टर्मिनल बड है वहां उसकी डेफिशिएंसी नजर आती है। यूजुअली क्या होता है, जो भी टर्मिनल बड होती है ना उसमें कमी नजर आएगी, तो वो कमी की वजह से सूख करके हुक जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक प्लांट हो गया, ये है इसका टर्मिनल बड, ठीक है, और यहां पर हो गई है कोई कैल्शियम की डेफिशिएंसी, तो ये प्लांट सूख करके कैसा हो जाएगा, जब इसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी हुई तो टर्मिनल बड है ना वो ड्राई होकर के ऐसे ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा हुक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, हुक लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि जो टर्मिनल बड है वो एक हुक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनली फिर वो प्लांट जो है वो आपका मर जाएगा। ठीक, आईएमपी लगा लीजिए इस पर। और देखो डिसऑर्डर की हम बात करें, अरे यार तुम लोग मानते नहीं हो, शाम को फोन लगाया करो। डिसऑर्डर की बात करें तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है वो है टमाटर के अंदर ब्लॉसम एंड रॉट, ब्लॉसम एंड रॉट ऑफ टोमेटो। ठीक है, इसका शायद मैंने फोटो ले रखा है ब्लॉसम एंड रॉट का, और आप लोगों ने भी घर पे देखो, ये रहा, ये है भाई ब्लॉसम एंड रॉट, ब्लॉसम एंड रॉट टमाटर के अंदर। ये किसकी वजह से है, कैल्शियम की कमी से होता है ब्लॉसम एंड रॉट ऑफ टोमेटो। इसके अलावा और भी आपका, जैसे कि एप्पल अगर कभी किसी ने खाया तो उसमें छोटे छोटे पिट नजर आते हैं जो कड़वे रहते हैं, जैसे कि ये देखो, ये कलर चेंज करें, ये देखो भाई, ये जो आपको दिख रहा है ना ये है बिटर पिट्स, इनको कहते हैं बिटर पिट्स, बिटर पिट्स इन एप्पल। ये भी कैल्शियम की कमी से होता है।
इसके अलावा देखो भाई एप्पल के अंदर इस तरह से पानी के धब्बे पड़ जाते हैं, पानी भर जाता है उनके अंदर, बिल्कुल टेस्ट खराब हो जाता है उनको। ये जो आपको दिख रहा है ना, इनको कहते हैं वाटर कोर ऑफ एप्पल। तो ये वाटर कोर ऑफ एप्पल ये भी कैल्शियम की कमी से ही होता है। ठीक है, तो फोटो वैसे सभी के नहीं है, जितने पॉसिबल थे उतने मैं फोटो आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ब्लॉसम एंड रॉट लिख लिया, इसके अलावा आप लिख लो यहाँ पर बिटर पिट्स ऑफ एप्पल। एक है आपका वाटर कोर ऑफ एप्पल। ठीक है, एक यहाँ पर है टिप हुकिंग। ये टिप हुकिंग का मैंने बहुत फोटो देखा, मुझे कहीं मिला ही नहीं इंटरनेट पर। अगर आपको मिले तो मुझे फोटो जरूर भेजना इसका, कहीं IMP लगा लो इन चारों पर। ये चारों बीमारियां जो है वो कैल्शियम की कमी से होती हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है ब्लॉसम एंड रॉट, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा ये कैल्शियम जो है वो रिक्लेमेशन न्यूट्रिएंट है। आपने सॉइल के अंदर पढ़ा है ना, सॉइल रिक्लेमेशन में एक आपने देखा होगा जिप्सम। क्या होता है भाई जिप्सम? CaSO4 2H2O। तो इसके अंदर आपको दिख रहा है कैल्शियम, यानी कि ये कैल्शियम है ना। एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया है कि भाई कौन सा एलिमेंट है जो रिक्लेमेशन है, रिक्लेमेशन न्यूट्रिएंट किसको कहा जाता है? ध्यान रखना, एक सिट्रस के अंदर रिक्लेमेशन डिसीज भी होती है, उससे कोरिलेट करके आंसर मत लगा देना। अगर आपसे पूछ ले रिक्लेमेशन न्यूट्रिएंट तो आंसर आपको कैल्शियम लगाना है, क्योंकि कैल्शियम के जो सल्फेट के साथ, जब ये सल्फेट सॉल्ट के साथ जब मिलते हैं तो यहाँ पर जिप्सम बनता है, और वो जिप्सम रिक्लेमेशन में यूज होता है। यूजुअली अपनी सैलाइन सॉइल या अपना सोडिक सॉइल होती है, अल्कलाइन सॉइल होती है, उसके रिक्लेमेशन में काम आता है जिप्सम। सैलाइन में यूज नहीं करते जिप्सम को। ठीक, नेक्स्ट कौन सा है अपन नेक्स्ट पढ़ लेते। चलो मैग्नीशियम। देखो मैग्नीशियम, कैल्शियम के बारे में बहुत जानकारी होगी। अब बात करें अपन किसकी? मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का एक तो डोलोमाइट ही है सोर्स में, डोलोमाइट, यानी कि डोलोमाइट से कैल्शियम भी मिल रहा था और ये भी मिल रहा था। इसके अलावा मस्कोबाइट भी है। मस्कोबाइट क्या है? आपका एक माइका है, तो मस्कोबाइट से भी मिलता है। अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपने अगर कभी क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखा हो किताबों में, रियल में तो नहीं देखा होगा कभी, किताबों में आप लोगों ने देखा हो, तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में सेंटर में जो एटम होता है वो है आपका मैग्नीशियम। यानी कि ये क्या है, हम तो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम ऑफ द क्लोरोफिल। कौन सा है? मैग्नीशियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैग्नीशियम ना हो तो वो क्लोरोफिल किसी काम का नहीं है। क्लोरोफिल किसी काम का नहीं है तो मतलब सोचो फोटोसिंथेसिस ही नहीं होना। तो क्लोरोफिल का एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। इसके अलावा ये मैंने पहले भी बताया था, कुछ एंजाइम्स हैं उनको भी एक्टिवेट करता है। एंजाइम एक्टिवेटर का भी काम करता है, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है रूबिस्को, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है रूबिस्को। इसके अलावा एक एंजाइम है पेप्केज एंजाइम। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है, फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं। एक C3 में यूज होता है, एक C4 में यूज होता है। रूबिस्को जो है वो C3 साइकिल में यूज होता है, पेप्केज एंजाइम जो है वो C4 साइकिल में यूज होता है। ठीक है, तो इनका एंजाइम एक्टिवेटर कौन है? मैग्नीशियम ही है, और इसमें कुछ नहीं है। अब आते हैं सीधे इसके डेफिशिएंसी पर। देखो डेफिशिएंसी में बात करें तो जो ओल्डर और जो लोअर लीव्स हैं उसमें इनकी सिम्टम्स नजर आते हैं, और जो आपको बताया था कि भाई यहां पर होती है क्या? इंटरवीनियल क्लोरोसिस। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैग्नीशियम की कमी से इंटरवीनियल क्लोरोसिस होती है। अब आते हैं इसके डिसऑर्डर पर। क्या दिक्कत है भाई? हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला? सैंड्रोन डिसीज, हाँ जल्दी जल्दी पढ़ो भाई। सैंड्रोन डिसीज, सैंड्रोन डिसीज इन टोबैको। इसका भी मैंने फोटो लिया हुआ है, आई थिंक। आ जाओ भाई, किधर? हाँ ये देखो, ये है भाई सैंड्रोन डिसीज। इस तरह की होती है सैंड्रोन डिसीज,
इन टोबैको। ठीक, मैग्नीशियम यहीं पर देख लो भाई, ये जो आपको दिख रहा है ना, आप कहोगे सर मैग्नीशियम प्लांट पौधों की हम बात कर रहे हैं, बेचारा ये मवेशी क्यों मरा पड़ा हुआ है, ये जानवर अपन ने क्यों मार के पड़ा हुआ है। एक बीमारी होती है ग्रास टिटनी, बीमारी का नाम है क्या है, ग्रास टिटेनी कह सकते हो, ग्रास टिटनी कह सकते हो। इस ग्रास टिटेनी को हम लोग हाइपोमैग्नीसीमिया कहते हैं, अजीब से तो नाम है इनके, हाइपोमैग्नीसीमिया, यस हाइपोमैग्नीसीमिया, मैग्नीशियम की कमी से होता है। आपको सर प्लांट के अंदर मैग्नीशियम की कमी, ये एनिमल कैसे मर गया भाई, ये एनिमल भी तो प्लांट को ही खाते हैं ना। खास करके अगर हम बात करें ये प्लांट, ये एनिमल जिस पास्चर, मतलब जो भी इनकी चारागाह वाली जगह है, जो भी इनकी फॉडर वाली जगह है, जो भी इनकी ऐसी जो भी फसलें, ऐसी जो भी खेती हैं जिनको हम लोग एज चारा के तौर पर यूज़ करते हैं, फूड के तौर पर यूज़ करते हैं इन मवेशियों के लिए, इन कैटल्स के लिए। तो ये कैटल्स जब ऐसे खाने को खाएंगे जिसमें मैग्नीशियम की कमी होगी, तो उसकी वजह से इनके अंदर एक डिसीज हो जाती है जिसको कहते हैं ग्रास टिटेनी या हाइपोमैग्नीशिमिया, जिसमें इनकी चाल ढाल बदल जाती है, ग्रोथ पूरी रुक जाती है, और फाइनली ये इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि इसमें मरना ही होता है। इस बीमारी के अंदर इनकी डेथ ही होती है हाइपोमैग्नीशिमिया के अंदर। तो IMP लगा लीजिए इसके ऊपर, ग्रास टिटेनी डिसीज। आ जाओ भाई मैग्नीशियम के ऊपर, ये रहा। ठीक है, तो सेंट्रॉन डिसीज होगी। दूसरी कौन सी है, ग्रास टिटेनी डिसीज इन कैटल। ठीक है, एक्चुअली में ये कैटल जो है वो फीड करते हैं ऑन दी मैग्नीशियम डेफिशिएंट पास्चर पे। और मैग्नीशियम की कमी से कोई और बीमारी बताओ भाई, कोई और बीमारी नहीं है, दो की याद रखना बस, एक टोबैको के अंदर, एक कैटल के अंदर। अब आ जाते हैं अपन सीधे सल्फर पे। देखो सल्फर के मेजर सोर्स की बात करें तो जिप्सम है, मेजर सोर्स में आपका जिप्सम। इसके अलावा एक और है पाइराइट। ठीक है, जिप्सम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें जिप्सम याद रखिएगा। तो मेजर सोर्स में आपका एक तो जिप्सम है और दूसरा पाइराइट है। अब देखो इस पे एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड 3 है, उन तीनों को आप देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर सल्फर के ऊपर पूछा जाए तो। बहुत बार सिर्फ अपने एग्रीकल्चर में नहीं, और जो दूसरे एग्जाम है वहां पर भी बहुत पूछा जाता है कि भाई सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, या कौन से ऐसे अमाइनो एसिड जिनके लिए सल्फर बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो एक है सिस्टीन, एक तो इनकी स्पेलिंग भी थोड़ी सी ऐसी है, बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है, STEINE सिस्टीन, और एक है CYSTINE। ये जो दोनों है ना, सिस्टीन और सिस्टाइन, ये मान लीजिए कि भाई जो सिस्टीन है ना उसको जस्ट डबल कर दो तो सिस्टाइन बन जाएगा। जैसे कि इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो है C3H7NO2S, ये है, और इसको ठीक आप डबल कर दो तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, सिस्टीन। इसका क्या है भाई, C6H12N2O4S2। ठीक है, याद नहीं करने में, आज सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ऐसे मैं भी जब अपने ये बना रहा था, नोट्स वगैरह सारी तैयारी कर रहा था, तो मुझे ये दिखे तो मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बता देना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो आप तो बस इतना याद रखो, एक सिस्टीन है, एक सिस्टाइन है। इसके अलावा एक है मीथियोनाइन। मीथियोनाइन, ठीक है, ये फॉर्मूले वगैरह आपको याद नहीं करने, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए ऐसे बता दिया मैंने। तो ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन से हैं, सिस्टीन, सिस्टाइन और मीथियोनाइन। इसके अलावा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस पर से क्वेश्चन पूछा जाता है वो है ऑयल सीड क्रॉप के लिए, ऑयल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, ऑफ द ऑयल इन द ऑयल सीड क्रॉप। ऑयल सीड क्रॉप में उनकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, या कह सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं कि भाई ऑयल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए सल्फर का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये इंपॉर्टेंट इस पर लगा लीजिए, जितने भी ऑयल सीड क्रॉप है उसमें सल्फर हमेशा दिया जाता है उनकी ऑयल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अब आ जाओ इसकी डेफिशिएंसी पर। डेफिशिएंसी में क्या है भाई, क्लोरोसिस नजर आएगा अपर और यंग लीफ पर।
पीलापन पड़ जाता है, क्लोरोसिस ऑन दी अपर एंड यंग लीव्स, ऊपर होगा तो यंग लीव्स ही होंगी, सीधी सी बात है। इसमें डिसऑर्डर में बीमारी देख लीजिए आप, एक तो है टी येलो डिसीज, टी येलो डिसीज, इसका फोटो मुझे नहीं मिला, काफ़ी ढूंढा मैंने, टी येलो डिसीज, ठीक। अच्छा, एक और यहाँ पर मैं जो अच्छा पॉइंट मिला वो उस पॉइंट को मैं आपको नोट कराना चाहूँगा, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। एनएस से, नाइट्रोजन और सल्फर के रेशो से भी हम सल्फर की डेफिशिएंसी का पता लगा सकते हैं। अगर नाइट्रोजन और सल्फर का रेशो 16:1 से ज़्यादा है, मोर देन 16:1 है, ध्यान रखिएगा, अगर नाइट्रोजन किसी भी प्लांट के अंदर अगर नाइट्रोजन सल्फर का रेशो 16:1 से ज़्यादा है, ये सॉइल की बात नहीं हो रही है, हिंदी क्रॉप प्लांट की बात हो रही है, किसी भी क्रॉप प्लांट के अंदर अगर नाइट्रोजन और सल्फर का रेशो 16:1 से ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो प्लांट में सल्फर की कमी है। IMP लगा लीजिए इस पॉइंट पर, लिख लेना इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है। और क्या है भाई, हाँ एक क्वेश्चन और पूछा गया था, उस क्वेश्चन को भी आप डायरेक्ट लिखिए। क्वेश्चन ये आया था कि भाई कौन सी फैमिली या कौन से कहेंगे कौन सी क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रहती है सल्फर डेफिशिएंसी के लिए, तो वो है ब्रेसिका। आंसर क्या था उसका, ब्रेसिका, हाईली सेंसिटिव टू दी सल्फर डेफिशिएंसी, सल्फर डेफिशिएंसी के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है आपकी ये। एक और राइस के अंदर इसकी टॉक्सिसिटी से होता है H2S, एक्चुअली सल्फर का कंटेंट बढ़ता है तो वो पानी के साथ रिएक्ट करके वहां पर हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और H2S बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, और इस हाइड्रोजन सल्फाइड से होती है अकोइची डिसीज, अकोइची डिसीज किसमें, राइस में। यहाँ पर एक और पॉइंट मैं बताऊंगा आपको, अभी तक आप लोगों ने सिर्फ ये H2S ही देखा होगा, लेकिन आयरन की डेफिशिएंसी से भी अकोइची डिसीज होती है, दोनों की एक्चुअल वहां पर रोल प्ले करता है, ये भी सही है। और इसमें अगर ऑप्शन में आयरन आ जाए और तीसरा ऑप्शन बोथ हो, आपसे ऐसे पूछ ले कि भाई अकोइची डिसीज राइस में किससे होती है, पहला ऑप्शन है H2S की कमी से, सही बात होती है, दूसरा ऑप्शन है आयरन की कमी से, आप सोचोगे देखेंगे, लेकिन तीसरा ऑप्शन आ गया बोथ ए एंड बी, तो फिर आंसर आपको तीसरा लगाना है, क्योंकि अकोइची डिसीज H2S और आयरन डेफिशिएंसी दोनों से होती है, लेकिन अगर एक चुनना पड़े तो फिर H2S पर जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट चलो आयरन ही देखते हैं अपन। आयरन, आयरन का जो मेजर सोर्स है वो क्या है भैया, आपका पायराइट। मेजर सोर्स है क्या इसका, पायराइट, IMP। क्लोरोफिल के सिंथेसिस में और क्लोरोफिल के मेंटेनेंस में आयरन का बहुत बड़ा रोल है। हेल्प इन दी क्लोरोफिल सिंथेसिस एंड मेंटेनेंस, क्लोरोफिल के सिंथेसिस में और उसके मेंटेनेंस में आयरन का बहुत बड़ा रोल है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और बहुत सारे एंजाइम्स हैं, यूजुअली 3 एंजाइम है, एक नाइट्रोजनेस है, नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्राइट रिडक्टेज है, इन तीनों का ये कंपोनेंट भी है, कंपोनेंट ऑफ द एंजाइम, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर लगा लेना, इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। कौन कौन से एंजाइम है, नाइट्रोजनेज है, नाइट्रेट रिडक्टेज है और नाइट्राइट रिडक्टेज है, ये 3 एंजाइम का ये कंपोनेंट भी है। और क्या है इसमें, और फिर देखो बहुत डेफिशिएंसी है भाई, वही अपना इंटरवीनियल क्लोरोसिस जो आपको मैंने बताया था, पहले ही बता दिया, ये तो इंटरवीनियल क्लोरोसिस इससे होती है। और डिसऑर्डर में मैंने आपको बताया का अकोइची डिसीज, तो ध्यान रखना अकोइची डिसीज यहाँ पर H2S की टॉक्सिसिटी प्लस यहाँ पर आयरन की डेफिशिएंसी दोनों से होती है, H2S की टॉक्सिसिटी और आयरन की डेफिशिएंसी इन दोनों की वजह से होती है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया भाई आपका आयरन भी खत्म। और देखें,
चलो मैग्नीज और देख लेते हैं। मैग्नीज में देखो मेजर सोर्स क्या है इसका, मैग्नीटाइट है। मैग्नीटाइट मेजर सोर्स क्या है भाई इसका, मैग्नीटाइट है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे इसके रोल है, पर ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। जैसे कि एक तो क्लोरोफिल फॉर्मेशन में इसका काम है, ये हेल्प करता है क्लोरोफिल फॉर्मेशन में, हेल्प इन दी क्लोरोफिल फॉर्मेशन, क्लोरोफिल फॉर्मेशन में ये काफी मदद करता है। इसके अलावा आपने सुना होगा OEC, अगर कभी सुना हो तो OEC जिसको कहते हैं ऑक्सीजन इवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स। ये क्या है भाई ऑक्सीजन इवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स? फोटोसिंथेसिस जब अपन पढ़ेंगे तो फोटोसिंथेसिस में आप लोगों ने सुना होगा एक लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन। और इस लाइट रिएक्शन में आपने देखा होगा नॉन साइक्लिक ETS जिसको हम लोग हिल रिएक्शन भी कहते हैं, हिल रिएक्शन, या फिर हम कहें नॉन साइक्लिक ETS। यहां नॉन साइक्लिक ETS में H2O को तोड़ा जाता है, H2O को तोड़ा जाता है मतलब अपने इलेक्ट्रॉन की भरपाई करने के लिए H2O को तोड़ देते हैं, तो यहां से ऑक्सीजन निकलता है, यानी कि हम कहें ऑक्सीजन का यहां पर होता है इवोल्यूशन, ऑक्सीजन इवोल्यूशन होता है। तो ये ऑक्सीजन इवोल्यूशन में बेसिकली 3 मिनरल प्रेजेंट रहते हैं, उन 3 में से एक आपका ये मैग्नीज भी है। तो इस पर लगाइए IMP। तो ऑक्सीजन इवोल्यूशन के लिए आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल आपका मैग्नीज भी है, ठीक है। तो OEC कॉम्प्लेक्स का ये पार्ट है। इसके अलावा कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिसमें ये कोफैक्टर की तरह भी काम करता है, कोफैक्टर कहें या फिर हम कहें कंपोनेंट है एंजाइम्स का, कोफैक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ द एंजाइम। जैसे कि आपका नाइट्रेट रिडक्टेस एंड नाइट्राइट रिडक्टेस, नाइट्रेट रिडक्टेस एंड नाइट्राइट रिडक्टेस, इन दोनों को याद रखिएगा। अब मत कहना कि सर ये तो अपने पहले पढ़ाए थे। आयरन का भी है, आयरन भी है और आपका ये मैग्नीज भी है, ये दोनों आपके नाइट्रेट रिडक्टेस और नाइट्राइट रिडक्टेस का पार्ट है। इसमें इसको हटा दो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये नाइट्रेट रिडक्टेस नाइट्राइट नहीं है, केवल नाइट्रेट ही है, ठीक है। नाइट्रेट रिडक्टेस का पार्ट है। डेफिशिएंसी में आते हैं भाई, इसकी डेफिशिएंसी में तो डेड स्पॉट बनता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, डेड स्पॉट यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले बता दिया था। इंटरवीनियल क्लोरोसिस होती है अपर एंड लोअर लीफ, अपर एंड यंग लीव्स पर। चाहो तो फिर से लिख लो इस बात को, इंटरवीनियल क्लोरोसिस होती है यंग एंड अपर लीव्स पर, ठीक। अब यहां पर बात करें अपन डिसऑर्डर की। डिसऑर्डर में देखो यहां पर काफी सारे डिसऑर्डर हैं। एक तो है फहाला ब्लाइट, फहाला ब्लाइट, फहाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन। IMP लगाओ, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। फहाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन किससे होता है? मैग्नीज की डेफिशिएंसी से होता है। एक है आपका ग्रे स्पैक, ग्रे स्पैक ऑफ ओट या फिर हम कहें बार्ले, ग्रे स्पैक ऑफ ओट या फिर हम कहें बार्ले। एक है आपका मार्स स्पॉट इन पी, मार्स स्पॉट इन पी, ठीक। एक लिटिल लीफ इन एप्पल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिटिल लीफ, लिटिल लीफ इन एप्पल। IMP लगाइए इसके ऊपर, क्योंकि ये कंफ्यूज करता भी है। एक और लिटिल लीफ पढ़ेंगे अपन, वो जिंक की कमी से होता है, लेकिन ये जिंक की कमी से नहीं है, ये एप्पल में आपका लिटिल लीफ मैग्नीज की कमी से होता है। एक यहाँ पर मैग्नीज की टॉक्सिसिटी का भी आता है, पूछा जाता है कि मैग्नीज की टॉक्सिसिटी से क्या होता है। तो यहाँ पर होती है क्रिंकल लीफ, क्रिंकल लीफ इन सिट्रस। सिट्रस के अंदर जो क्रिंकल लीफ है वो आपका, सॉरी नॉट सिट्रस, कॉटन, सिट्रस नहीं है भैया, कॉटन है। कॉटन के अंदर जो क्रिंकल लीफ होती है, क्रिंकल लीफ डिसीज होती है, वो मैग्नीज की टॉक्सिसिटी से होती है। मैग्नीज के बाद फिर आ जाओ अपना कॉपर। देखो कॉपर की बात करें यहां पर तो प्लास्टोसाइनिन, आप लोगों ने सुना है प्लास्टोसाइनिन, उसका कंपोनेंट है ये,
कंपोनेंट ऑफ प्लास्टोसाइनिन। जिन एग्जाम में प्लांट फिजियोलॉजी पर ज़्यादा फोकस होता है ना, वहाँ से इस पर क्वेश्चन आया कई बार। प्लास्टोसाइनिन का कंपोनेंट, ये भी ईटीएस के अंदर यूज होता है, जो लाइट रिएक्शन होती है वहाँ पर प्लास्टोसाइनिन, उस प्लास्टोसाइनिन का कंपोनेंट है कॉपर कंटेनिंग। पूछ लेते हैं कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन कौन सा है, तो वो यही है, प्लास्टोसाइनिन। ठीक, इसके अलावा ईटीएस में ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह भी काम करता है। इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर अपना इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का भी काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, मेल फ्लावर में फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इंक्रीज द मेल फ्लावर फर्टिलिटी इन प्लांट। प्लांट के अंदर मेल फ्लावर फर्टिलिटी को बढ़ाता है कॉपर। इसके ऊपर IMP लगाइए भैया, इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं डेफिशिएंसी पर। तो क्लोरोसिस करता है ये इन दी अपर एंड यंग लीव्स पर। ठीक, और जो एपिकल पार्ट है उसमें नेक्रोसिस भी करता है, नेक्रोसिस इन एपिकल पार्ट। ठीक है, दोनों पर याद रखिएगा। अब इसके डिसऑर्डर देख लीजिए, अलग अलग इसके डिसऑर्डर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबको नोट कीजिएगा अच्छे से। सबसे पहला तो मैंने बताया भाई, जो मेल फ्लावर होता है उनकी फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देता है, जिसकी कमी होगी तो मेल फ्लावर फर्टिलिटी रिडक्शन, या फिर अपन कहें सिंपल सा मेल फ्लावर स्टेरिलिटी लिख दो, सीधी सी बात होगी, मतलब वही निकल रहा है, मेल फ्लावर स्टेरिलिटी। क्या दिक्कत आ रही है, मेल फ्लावर स्टेरिलिटी। इसके अलावा गेहूं के अंदर एक और बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं स्टेम मेलेनोसिस। स्टेम मेलेनोसिस ऑफ व्हीट, IMP लगाइए इसके ऊपर। गेहूं के अंदर जो स्टेम मेलेनोसिस होता है वो इसी से होता है। अब आते हैं सिट्रस के अंदर, आपका डायबेक डिसीज, एक्जेंथिमा डिसीज, आपका रिक्लेमेशन डिसीज, गुमोसिस डिसीज, ये सब कुछ इसी से होता है। गुमोसिस, एक्जेंथिमा, रिक्लेमेशन, डायबेक। अब देखो यहाँ पर भी शब्द आ रहा है रिक्लेमेशन, तो कंफ्यूज मत हो जाना। रिक्लेमेशन न्यूट्रेंट पूछे तो कैल्शियम ही लगाना है, ये मत लगा देना कॉपर। ये सारी जो डिसीज़ हैं आपकी सिट्रस के अंदर, सब आपकी इसी कमी से होती है, कॉपर की कमी से होती है। ठीक, इसके अलावा गेहूं के अंदर एम्प्टी ग्लूम्स, जो ग्लूम्स होते हैं वो खाली रह जाते हैं। एम्प्टी ग्लूम्स इन दी व्हीट, इस पर भी IMP लगा लीजिए। गेहूं के अंदर जो ग्लूम्स हैं, जिन पर सीड बनते हैं, दाने बनते हैं, जो पूरी की पूरी बाली होती है, देखो इस तरह का होता है गेहूं का ईयर, यही है। तो ये एक जो पार्ट है ना, इसको कहते हैं ग्लूम। ये ग्लूम में सीड बनता ही नहीं है, ये कैसे रहते हैं, एम्प्टी रहते हैं, खाली रहते हैं, कॉपर की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट हम बात करें यहां पर जिंक। देखो जिंक का आपने हार्मोन का नाम सुना है का, ऑक्सिन, उस पर IMP लगाइए सबसे पहले। तो ऑक्सिन हार्मोन का जो बायोसिंथेसिस है ना, वो जिंक की एब्सेंस में हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब ये है कि ऑक्सिन हार्मोन के लिए जिंक सबसे इंपॉर्टेंट है। बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ऑक्सिन हार्मोन के बायोसिंथेसिस में जिंक का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम है, वो सॉरी एंजाइम है जिनका ये पार्ट है, जिसमें से एक तो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एक है आपका एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस, ये तो मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं, एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस। डेफिशिएंसी की बात करें तो डेफिशिएंसी में आप में इंटरवीनियल क्लोरोसिस इससे होती है।
डिसऑर्डर को देख लेते हैं भाई। आज कुछ प्रॉब्लम तो है यार। डिसऑर्डर की बात करें, देखो सबसे इंपॉर्टेंट एक तो है वाइट बड ऑफ मेज, सबसे इंपॉर्टेंट आईएमपी लगाइए इसके ऊपर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपने कभी नाम सुना होगा खैरा डिसीज, खैरा डिसीज इन राइस, वो भी जिंक की कमी से ही होती है। ये मान लीजिए कि जो पेपर बनाने वाला होता है ना, उसको भी पता होता है कि हर बच्चे को ये तो पता ही होगा कि खैरा डिसीज किससे होती है, और फिर भी ये वाला एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। आप ये मान लीजिए अगर 100 पेपर कभी हुए हैं ना, तो उन 100 पेपर में से आप देख लीजिएगा 95 या 96 पेपर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा, चाहे वो कितनी भी अच्छी लेवल का क्यों ना हो। ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया खैरा डिसीज किससे होती है, क्योंकि वो एग्जामिनर भी जानता है कि बच्चे के 0 नंबर नहीं आने चाहिए, कम से कम 1 नंबर तो वो ले ही आए, और सीधे सीधे पूछ लेता है खैरा डिसीज किससे होती है, तो वो जिंक की कमी से होती है। ठीक है, तो इस पर तो आईएमपी लगा ही दो, नहीं बताओ बच्चों को पता ही रहता है कि भाई खैरा डिसीज राइस के अंदर होती है। हाँ, फिर आपकी लिटिल लीफ इन कॉटन, लिटिल लीफ ऑफ कॉटन, देखो मैं इसकी बात कर रहा था। लिटिल लीफ यूजुअली आपकी इसी से होती है, लेकिन एप्पल के अंदर लिटिल लीफ इससे नहीं होती। और फर्न लीफ ऑफ पोटैटो, फर्न लीफ ऑफ पोटैटो, ये भी आपकी जिंक की कमी से होती है। इसके अलावा एक रोसेट डिसीज है एप्पल के अंदर, रोसेट डिसीज ऑफ एप्पल। एक है आपकी मॉटल लीफ ऑफ एप्पल, मॉटल, सॉरी नॉट एप्पल, सिट्रस, मॉटल लीफ ऑफ सिट्रस, एप्पल के अंदर तो रोसेट है। ये डिसीज के नाम आप लोग याद रख लेना जिंक में। और क्या रह गया अभी? आई थिंक अभी के लिए इतना काफ़ी है, मैं बाद में आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। थैंक यू।